हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपक्षय को, यानी कि वेदरिंग। ज्योग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अपक्षय, जिसे हम वेदरिंग कहते हैं। तो आज इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले ही बता दूं कि अपक्षय तीन प्रकार का होता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो इनके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। सॉरी, ये यहाँ पे राइट सही हुआ था, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं अपक्षय क्या होता है। क्वेश्चन बनता है अपक्षय व्हाट इज़ द वेदरिंग, या अपक्षय क्या है। तो मौसम के स्थैतिक तत्वों के प्रभाव तथा प्राणियों के कार्यों द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। चट्टानों में टूट फूट अपघटन एवं विघटन क्रियाओं से होती है। यानी दोस्तों, जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, जो चट्टानें हैं वो अपने ही स्थान पर टूट रखी हैं, टूटी फूटी हुई हैं, तो इसे अपक्षय कहते हैं। और दोस्तों, ये चट्टानें अपने आप क्यों फूटती हैं, तो इसमें अपघटन और विघटन जो क्रिया होती है, तो अपघटन और विघटन क्रिया से ये सब चट्टानें अपने स्थान पर टूट जाते हैं। अब परिभाषा की बात करूं, जब भी आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ये जब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अपक्षय क्या है, तो परिभाषा आपको वहाँ पे देनी पड़ती हैं। तो आर्थर होम्स और थॉर्नबरी इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, जिन्होंने कि अपने अपने मत दिए। तो आर्थर होम्स कहते हैं अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो शैलों के विनाश व विघटन में सहायक होते हैं, अपक्षय कहलाता है। थॉर्नबरी कहते हैं चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की विघटन और अपघटन को अपक्षय कहते हैं। तो ये तो थे जिन्होंने जो भूगोल वेता थे, आर्थर होम्स और थॉर्नबरी, जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं। अब जान लेते हैं अपक्षय के प्रकार, यानी अपक्षय के कितने प्रकार होते हैं। तो मूल रूप से मूलतः अपक्षय के तीन प्रकार होते हैं। नंबर 1 पे है भौतिक अपक्षय, नंबर 2 पे है रासायनिक अपक्षय और नंबर 3 पे है जैविक अपक्षय। अपक्षय तीन प्रकार का होता है। तो ये जो तीनों अपक्षय होते हैं वो अलग अलग कार्य नहीं करते हैं और ना ही किसी एक प्रकार के अपक्षय का पृथ्वी पर कोई विशेष स्थान निर्धारित है। ये जो तीनों प्रकार के अपक्षय हैं वो कम या अधिक मात्रा में घटते रहते हैं। अब हम बात करते हैं भौतिक अपक्षय की। भौतिक अपक्षय क्या है? भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय, यानी जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग। तो जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं तो उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक, यानी इस पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, तो ये कहलाता आपका भौतिक अपक्षय। जब तापमान अत्यधिक बढ़ता है तब चट्टान फैलती है और ताप अत्यधिक गिर जाता है तब सिकुड़ जाती है। जब दिन के समय में तापमान बढ़ जाता है तो चट्टानें फैल जाती है और रात के समय में तापमान गिर जाता है तो तब जो वही चट्टान सिकुड़ जाती है। इस प्रकार हमेशा की तरह फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें चटक जाती हैं। दोस्तों, जो ये भौतिक चट्टानें होते हैं उनका विघटन निम्नलिखित माध्यमों से होता है। तो नंबर 1 पे है सूर्यतप, नंबर 2 पाला, नंबर 3 दाब मुक्ति और नंबर 4 लवण क्रिस्टल अपक्षय। ये जो 4 माध्यम है इनसे भौतिक अपक्षय होता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड्स में जो इमेज दिखाई थी उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। तो सूर्यतप, पाला, दाब मुक्ति और लवण क्रिस्टल अपक्षय इनका माध्यम है। तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। आखिर सूर्यतप क्या होता है? तो शुष्क एवं उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां दैनिक तापांतर अधिक होता है, सूर्यतप चट्टानों के विघटन का सबसे कारगर साधन वहाँ पर सिद्ध होता है। ऐसे प्रदेशों में
दिन के भीषण ताप से चट्टानें फैलती हैं, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया था, और रात को असाधारण रूप से गिर जाने से, जो तापमान गिर जाने से चट्टानें सिकुड़ती हैं। चट्टानों के इस प्रकार लंबे समय तक बार बार फैलते और सिकुड़ते रहने से उनके तल पर तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे चट्टानों में दरारें होते हैं और बड़े बड़े टुकड़ों में विघटित होती है। तो जब दोस्तों ये जो चट्टानें होते हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों में विघटित होती हैं, तो इससे कहते हैं हम पिंड विच्छेदन, यह क्रिया कहलाती है पिंड विच्छेदन। ओके, अब पालक क्या है? तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में तथा उच्च अक्षांशों वाले प्रदेशों में दिन के समय चट्टानी दरारों में वर्षा या हिम से पिघला जल भर जाता है। रात्रि को तापमान के हिमांक से नीचे गिरने पर ये जो जल है वो दरारों में ही जम जाता है। और आप तो जानते हैं कि जमने के बाद पानी का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। तो बार बार जल के जमने और पिघलने की क्रिया से चट्टानों का विखंडन होता है, जिसे तुषारी अपक्षय भी कहते हैं। अब दाब मुक्ति, व्हाट इज़ दाब मुक्ति? दाब मुक्ति क्या है? तो आग्नेय व रूपांतरित चट्टानें भारी दबाव व ताप की दशाओं में बनती हैं, जिससे उनके कण भी संकुचित और दबे हुए रहते हैं। समय के साथ साथ जब ऊपर के चट्टानों का अपरदन होता है तो युगों के नीचे दबी चट्टानें दाब मुक्ति के कारण थोड़ा बहुत फैलती हैं। इससे चट्टानों में दरारें पड़ती हैं। लवण क्रिस्टल अपक्षय, यानी चौथा जो माध्यम है वो है लवण क्रिस्टल अपक्षय। तो चट्टानों के रंध्रों में जमा हुए खारी पानी के वाष्पीकरण से नमक की रवें बन जाते हैं। इन रवों का आकार बढ़ने पर चट्टानों पर दबाव बढ़ता है और चट्टानें टूटती हैं। समुद्र की चट्टानों में इस प्रकार का अपक्षय होता है, क्योंकि दोस्तों जो नमक की रवें होते हैं वो जहाँ बनते हैं वो समुद्र में बनते हैं, तो वहाँ की जो चट्टानें हैं वहाँ पर इस प्रकार का अपक्षय आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम रासायनिक अपक्षय की, यानी कि केमिकल वेदरिंग की। तो क्या है? रासायनिक परिवर्तनों के कारण चूना, जिप्सम, इसको मैं आप आगे भी डिटेल में समझाऊंगा, गंधक, सेंधा नमक की चट्टानें जल में घुल जाते हैं या बिखर जाते हैं, या फिर हम कहें गल जाते हैं, या इन पर जंग लग जाता है। इस प्रकार चट्टानें अपना मूल स्वरूप खो देते हैं और पानी में घुलकर या तो चूर्ण होकर नए पदार्थों को जन्म देते हैं। इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसमें नमी और वर्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब दोस्तों ये चार माध्यमों से हम इसको समझते हैं, जैसे ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जल योजन और विलयन। तो ऑक्सीकरण क्या है? जब ऑक्सीकरण के बारे में आपको बता दूं तो जल तथा आर्द्र वायु में मिली हुई ऑक्सीजन का जब लोह युक्त चट्टानों से संयोजन होता है तो चट्टान में स्थित लोह अंश ऑक्साइडों में बदल जाते हैं, अर्थात लोहे में जंग लग जाता है। इससे चट्टानों का जो रंग होता है वो लाल, पीला या फिर बादामी कलर का हो जाता है। इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं और इस क्रिया में चट्टानें भुरभुरी होकर गलने लगते हैं। कार्बोनेटीकरण क्या है? व्हाट इज़ कार्बोनेटीकरण? सो इट इज़ जल में घुली कार्बन ऑक्साइड की मात्रा अपने संपर्क में आने वाली जो चट्टानें होते हैं उनकी खनिजों को कार्बोनेट में बदल देते हैं, और चूना युक्त जो चट्टानें होते हैं उन्हें जो चूना युक्त चट्टानों को घुला देता है, कार्बोनेटिक। अब जल योजन क्या है? तो चट्टानों में कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जो हाइड्रोजन युक्त जल का रासायनिक विधि द्वारा अवशोषित कर लेते हैं, जिसमें उनका आयतन लगभग दुगुना हो जाता है। ग्रेनाइट चट्टानों में होने वाली अपशल्कन क्रिया के पीछे भी जल योजन का हाथ होता है। अब विलयन क्या है? तो विलयन वर्षा के जल के संपर्क में आने पर सभी चट्टानें भिन्न भिन्न दर से घुलते हैं, लेकिन कुछ खनिज जल में शीघ्र ही घुल जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, चूना हो गया, जिप्सम हो गया, गंधक हो गया, सेंधा नमक हो गया, ओके, इत्यादि। चट्टानों का यह रासायनिक अपक्षय विलयन कहलाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट की जैविक अपक्षय की, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक वेदरिंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैविक अपक्षय वनस्पतियों, जीव
जंतुओं और मनुष्यों द्वारा होता है। वृक्षों की जड़ें चट्टान की संधियों में पहुंचकर और अधिक चौड़ा कर उन्हें तोड़ देती हैं। चूहे, दीमक, चींटियां, केंचुए और जीव नरम चट्टानों को तोड़ते फोड़ते और खुरसते रहते हैं। मनुष्य भी कृषि उपयोग के लिए, भवन निर्माण के लिए तथा सड़क निर्माण के लिए चट्टानों की तोड़फोड़ करता रहता है। इस प्रकार के अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं। अब मैंने बताया कि इनका जो माध्यम है वनस्पति है, बिलकारी जीव जंतु और मनुष्य। तो कैसे? वनस्पति सबसे पहले तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो चट्टानों की दरारों में प्रवेश करके उन्हें चौड़ा करते हैं। इससे न केवल चट्टानें टूटते हैं बल्कि हवा और जल के भीतर जाने की का जो रास्ता होता है वो और बन जाता है। इससे चट्टानों के रासायनिक अपक्षय को बल मिलता है। फिर बिलकारी जीव जंतु, तो कीड़े मकोड़ों और जंतुओं की सैकड़ों प्रजातियां ऐसे हैं जो चट्टानों में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे चींटियां हो गई, चूहे, खरगोश, लोमड़ी, गीदड़ इत्यादि। तो ये बिल बनाने से असंगठित जो मलबा है वो बाहर आता है। तो जब ये अपना बिल बनाते हैं तो सारे मलबे को बाहर लाते हैं और वहाँ कोई बिल बना देते हैं और चट्टानें इस तरह से कमज़ोर हो जाते हैं और इसके बाद चट्टानें विघटित होती हैं। फिर मनुष्य, तो मनुष्य कैसे? तो चट्टानों के अपक्षय में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का भी भारी योगदान होता है। कुएं, झीलें, नहरें, बांध, कारखाने व सड़कें इत्यादि साधन मानव की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और लेकिन इनके निर्माण से चट्टानों का अपक्षय भी होता है। यानी ये किसी स्थान को काटते हैं, वहाँ पे जो चट्टानें होते हैं उनका अपक्षय होता है। तो दोस्तों आज हमने कवर किया अपक्षय को, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसी तरह हम जियोग्राफी और हिस्ट्री को अब कवर करते रहेंगे। हर 1-2 दिन में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अपक्षय को आज हमने कवर कर लिया है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि अपक्षय को कौन कौन से कारक हैं जो अपक्षय को प्रभावित करते हैं, और अपक्षय का भौगोलिक महत्व, यानी कि अपक्षय का जो भौगोलिक महत्व है वह क्या है। तो आप इसी तरह बने रहे हमारे साथ। आई होप कि आपने पूरे ध्यानपूर्वक आज की क्लास अटेंड की होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।